आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और घर पे सारी सावधानियां बरत रहे होंगे। घर के बाहर नहीं निकल रहे होंगे। काफी इन्फेक्शियस सा वायरस है कोविड 19। तो ये सारे प्रिकॉशंस तो आप ले ही रहे होंगे जो कि गवर्नमेंट या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को कह रही है। अभी हम लोग पिछले लेक्चर की बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सॉरी, अभी हम लोग पिछले लेक्चर की बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में देखा था, जिसका एक बहुत सीधा सा स्टेटमेंट था कि किसी इनक्लोज सरफेस के से आने वाला फ्लक्स बराबर होता है 1/(Epsilon naught) टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज विद इन दैट सरफेस। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्जेस आउटसाइड द सरफेस, arrangement of charges inside the surface, and shape of the Gaussian surface as long as inside charge remains same। फिर हमने ये भी देखा था कि अब हमारे पास फ्लक्स निकालने के दो तरीके हो चुके हैं, एक मैथमेटिकल तरीका और एक गॉस लॉ के थ्रू। और चूंकि दोनों का दोनों फ्लक्स एक ही सरफेस से आता है तो दोनों बराबर होगा, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जब आप मैथमेटिकल डेफिनेशन के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं E.dA करके, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस के ऊपर ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड। जैसे देखिए, यही एक सवाल IIT 2004 में पूछा। सवाल आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं। कंसीडर द चार्ज configuration and a spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to, और उसके बाद चार ऑप्शन दे रखे हैं, Q2 only the positive charge, all the charges, और चौथा ऑप्शन +Q1 एंड -Q1। तो सवाल कुछ ये है कि ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर ये चार्ज, ये +Q1, और इधर कहीं लिख रखा है -Q1, और इधर कहीं दे रखा है Q2। अब ये हमसे जानना चाह रहा है कि फ्लक्स निकालने के लिए अगर मैथमेटिकल तरीके से जाते हैं तो फ्लक्स बराबर E.dA का इंटीग्रेशन ओवर इंटायर सरफेस। स्टेटमेंट सवाल ये जानना चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है। तो आप थोड़ा थ्योरी वाले पार्ट को देखिए, पिछले लेक्चर को ध्यान से देखिए। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो सब उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर आज समझ का नहीं आएगा। ये तो केवल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ चल रहा है। गॉस लॉ क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के बनाने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा लास्ट लेक्चर का, तो आप वहां उस वीडियो तक जा सकते हैं। हाँ, तो उस लेक्चर में हम लिखवाए थे कि इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस which is inside as well as outside Gaussian surface। ये सारे चार्जेस का इन्फ्लुएंस है, मतलब Q1 का भी, -Q1 का भी और Q2 का भी। तो इस तरीके से अपना करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑल द चार्जेस।
तो ये गॉस लॉ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही आईआईटी 2004 में सवाल पूछ लिया था। एक बार जल्दी से इसको आप देख लीजिए। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक और सवाल आ रहा होगा। सवाल एक बार मैं पढ़ देता हूं। A hollow cylinder has a charge q coulomb within it. If q is the electric flux in units, sorry, if phi is the electric flux in unit of voltmeter, is stated with the curved surface B. The flux linked with the plane surface A in unit of voltmeter will be। ये AIPMT 2007 में था। तो सवाल को आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस दे रखा है, क्लोज सरफेस है। हम देख पा रहे हैं कि ये सरफेस ए है, ये सरफेस ए है, ये कर्व सरफेस का नाम बी लिखा है, और ये तीसरा फ्लैट सरफेस का नाम सी लिखा है। अंदर में कहीं कोई चार्ज रहा होगा क्यू, सेंटर पे एक चार्ज क्यू है। अब इस कर्व सरफेस से आने वाले फ्लक्स को फाई लिख रखा है। यहां वाले फ्लक्स को नहीं मालूम, क्योंकि देखिए जब यहां से लाइंस निकल रहे होंगे तो ये लाइंस चारों तरफ निकल रहे होंगे, तो कुछ लाइंस कर्व को भी क्रॉस करेंगे, कुछ इस फ्लैट सरफेस को, और कुछ इस फ्लैट सरफेस को भी क्रॉस करेंगे। सवाल देने वाला ये बात बता रखा है कि इस कर्व सरफेस से जो नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं या फिर जो फ्लक्स है वो फाई, इससे पूछा है तो मान लेते हैं ये फाई डैश है, मतलब हमसे जानना चाह रहा है कि ये फाई डैश कितना है। सिमिलरली चूंकि ए और सी दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहां से भी नंबर ऑफ लाइंस बिल्कुल उतने ही होंगे जितने यहां से होंगे। तो अब सोचिए कि पूरे तीनों सरफेस को अगर मिला दिया जाए तो ये अपने आप में एक क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा, और अगर ये क्लोज सरफेस है तो टोटल फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब इसके अंदर टोटल चार्ज तो ये पूरा का पूरा यही बंद है ना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब ये टोटल फ्लक्स के नाम पे तीन सरफेस से आने वाले फ्लक्स हैं, मतलब अगर इसकी बात कर ले तो ये फाई डैश प्लस फाई प्लस फाई डैश, मतलब यहां से मिलना है 2 फाई डैश प्लस फाई बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, मतलब 2 फाई डैश ये Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई, हेंस फाई डैश ये 1/2 Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई। तो इस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स 1/2 Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई के बराबर होगा। अगर ये सवाल आपसे हो जा रहा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आप आगे बढ़िए, आगे अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है ए। आप जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। तो अभी एक सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये आईआईटी 2011 का सवाल है, आप देख सकते हैं। सवाल जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E नॉट एक्स कैप, वेयर E नॉट इज अ कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू अ शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर ड्यू टू द फील्ड इज। एक रेक्टेंगुलर सा प्लेट दे रखा है और उससे फ्लक्स पूछ रहा है। ये हमारे पास कोई, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और एक बार आपसे हो जाता है फिर वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिए कि हम कैसे किए हैं। ये हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इससे फ्लक्स जानना चाह रहा है। एक्स एक्सिस की बात कर ले, ये हमारा एक्स एक्सिस है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के तरफ ही है, E बराबर E नॉट आई कैप। एक्स कैप और आई कैप दोनों एक ही सिंबल है। ये वाई है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाई है, सवाल में जो दे रखा है ये वाई है। ये आपका जेड एक्सिस है और ये बता रखा है एक्स एक्सिस है। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स एक्सिस है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये सबका कोऑर्डिनेट बता रखा है, ये 0 0 0, इसकी बात कर लूं यहां पे x 0 होगा, y a है, z 0, इसकी बात कर लूं तो a और a है, और अगर इसकी बात कर लूं तो ये तो एग्जैक्ट प्लेन में तो y 0 होगा, तो a 0 a। एक बार मैं कोऑर्डिनेट देख लेता हूं कि यही है या कुछ गड़बड़ है। हाँ यही है। अब पूछा है कि इससे फ्लक्स कितना होगा। ये लाइंस ऐसे निकल रहे होंगे इस तरीके से, मतलब ये एक्स एक्सिस कुछ इधर है, आप ऐसे सोचिए एक्स एक्सिस इधर है और आपका सरफेस कुछ यहां पे ऐसे टेढ़ा सा पड़ा हुआ है। तो जब एक्स एक्सिस इधर है तो इस सरफेस को काटकर लाइंस निकल रहे होंगे। तो अब हमको बताना है कि इससे टोटल फ्लक्स कितना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हम यहां पे देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी फिक्स है, मतलब ये यूनिफॉर्म है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये ई नॉट के बराबर है। एरिया का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए है। इस डिस्टेंस की बात कर लूं, अगर ये डिस्टेंस लिखूं तो ये दोनों पॉइंट मालूम है, तो ये डिस्टेंस a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a का होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस √2a है। मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड तो √2a। हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और एरिया फ्लैट हो तो वैसे केस में फ्लक्स थ्रू द सरफेस ये E डॉट एरिया वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के अगर डायरेक्शन की बात करूं तो वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये फिगर आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं एरिया वेक्टर का। अब ये एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे क्लियरली दिख नहीं रहा, वैसे हमको मालूम चल रहा है कि इधर है 45 डिग्री पे। तो एक काम करते हैं, इसको 90 से रोटेट करते हैं। तो जब हम 90 से रोटेट करेंगे तो ये जेड एक्सिस तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ये एक्स एक्सिस जो अभी फिलहाल इधर है ये 90 से रोटेट होकर ये आपके बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस अंदर चला जाएगा, ये वाई एक्सिस अब अंदर चला गया, ये वाई अंदर चला गया। और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट ए है और ये कोऑर्डिनेट बी है तो बी अंदर चला जाएगा और ए जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, मतलब यहीं पे ऑरिजिन पे ही ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, ये वाई अंदर गया और अंदर जाने के बाद ये बिल्कुल अगर सामने से देखा जाए तो ए के पीछे छुप जाएगा ये बी। ठीक वैसे ही जब ये प्लेट अंदर गया होगा तो ये सी छुप जाएगा इस डी के सामने, डी सामने आ जाएगा और सी जस्ट उसके पीछे रहेगा। और
क्योंकि वाई एक्सिस अब अंदर वैनिश हो गया, तो आप वाई एक्सिस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लीजिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्स और जेड, यहाँ भी एक्स और जेड, और ये प्लेन एक्स और जेड है। तो ए और ए, एक्स और जेड, ए और ए, मतलब ये ए और ये ए, मतलब ये भी ए, ये भी ए, और यहां पे बी और सी ओवरलैप कर जाएंगे। कहीं से भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये एक लाइन है, कायदे से ये एक प्लेन रहा होगा, मतलब कायदे से ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस वाले प्लेट को दिखाया जा रहा है। लेकिन जब ये 90 डिग्री से मुड़ेगा तो वैसे भी चूंकि रेक्टेंगल के दो पॉइंट कोलैप्स कर जाएंगे एक पॉइंट पे, और ये दो पॉइंट भी कोलैप्स कर जाएंगे एक पॉइंट पे, तो वैसे में अपने को एक लाइन जैसा फीलिंग आएगा। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीट है वो अपना कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, इस तरीके से। और चूंकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब एरिया वेक्टर डेफिनेटली इस तरफ होना है। अब ये भी ए है और ये भी ए है, इसका मतलब ये एंगल तो 45 डिग्री होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के तरफ है, इस तरफ है, ये एरिया वेक्टर। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल ये थीटा, यही बनेगा जिस थीटा की बात यहां पे की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के तरफ है और एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ट्रायंगल से ये एंगल 45 डिग्री निकल के आ जा रहा है। मतलब थीटा कितना बच रहा है, तब तो थीटा 45 ही बच पाया अपने पास, मतलब ये थीटा हमको मालूम चल चुका है। अब इसको यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देयरफॉर फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड √2a, और कॉस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ये विजुलाइज करना इंपॉर्टेंट था इस पूरे सवाल में, मतलब ये थीटा निकालना ही बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। मतलब थोड़ा सा जो विजुअलाइजेशन और जो आपका क्रिएटिविटी जो दिखेगा वो इस थीटा को निकालने में दिखेगा। बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया फ्लैट है, तब तो सीधे ही फॉर्मूला ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे ही रखा है, एरिया चूंकि 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो एरिया आप निकाल ही लेंगे। जो सोचना था डायग्राम या फिर जो भी आपको क्रिएटिविटी या फिर जो भी आपको विजुलाइज करना था वो थीटा कैसे निकालेंगे। तो बहुत बार इन चीजों में अगर थीटा नहीं दिखता ना तो आप डायग्राम को रोटेट करके देखिए। 3 डायमेंशन की चीजें अगर 2 डायमेंशन में रियलाइज करना है तो किसी एक कोऑर्डिनेट को खत्म करना होगा। तो थोड़ा बहुत 1-2 बार हिट ट्रायल कीजिएगा तो इस तरह से चीजें निकल के आ जाती है। cos 45 1/√2, सॉरी एरिया, ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू ए, मतलब ये एरिया √2a² के बराबर है। तो यहां पे √2a² इंटू cos 45, ये cos 45 और ये √2 खत्म हो जाएगा, मतलब E0a²। ये अपना फ्लक्स है, मतलब इस रेक्टेंगुलर सरफेस, शेडेड सरफेस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स E0a² के बराबर है। तो अभी आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अगर आंसर की बात करूं तो ये सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो अभी हमारे स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। A disk of radius a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with center at -a/2 0 0. A rod of length a carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis from a/4 to 5a/4. 2 point charges -7 coulomb and +3 coulomb are placed at a/4 -a/4 0 and -3a/4 3/4 0 respectively.
कंसिडर अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्म बाय 6 सरफेसेस। तो सबसे पहले हम लोग को एक क्यूबिकल सरफेस बनाना है। x बराबर a बाई टू, प्लस माइनस ए बाई टू, वाई बराबर प्लस माइनस ए बाई टू एंड जेड बराबर प्लस माइनस ए बाई टू। तो ये 3D में है और x का वैल्यू भी a बाई टू माइनस ए बाई टू, वाई का वैल्यू भी प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू, जेड का वैल्यू प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू। तो डायग्राम समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है ऑरिजिन एंड इस क्यूब का सेंटर दोनों ओवरलैप कर रहा होगा। मतलब मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं एक क्यूब का। ये क्यूब है, ये इसका डायगोनल है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट a बाई टू, ये माइनस ए बाई टू, ये y एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट भी a बाई टू, ये माइनस ए बाई टू। जेड की बात करूं, अब तो ये सरफेस दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 90 से रोटेट कर लेते हैं। ये अपना जेड एक्सिस होगा, पर यहाँ पे जेड प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू दिखा पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम कर रहा हूं, इसको 90 से रोटेट करेंगे तो अपने को केवल और केवल ये क्यूब एक स्क्वायर की तरह दिखेगा और ये स्क्वायर कुछ ऐसा होगा एक्स वाई प्लेन में। ये स्क्वायर की तरह दिखेगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड इधर है। मतलब यहां पे एक क्यूब इस तरीके से पड़ा हुआ है, अंदर भी है, जितना अंदर है उतना ही बाहर भी है। ये 2D में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये a बाई टू है, ये माइनस ए बाई टू होगा, यहाँ a बाई फोर माइनस ए बाई फोर, ये प्लस ए बाई फोर, ये 3a बाई फोर, ये 4a बाई फोर, इधर कहीं 5a बाई फोर एंड सो ऑन। अब चार्जेस की बात करते हैं। एक डिस्क है जिसका रेडियस a बाई फोर है और सेंटर माइनस ए बाई टू जीरो जीरो। मतलब ये सेंटर है और यहां से लेकर यहां तक रेडियस है। मतलब इस तरह का एक डिस्क है। हम देख पा रहे हैं कि इस डिस्क का आधा हिस्सा क्यूब के भीतर है और इस डिस्क पे टोटल चार्ज है 6 कूलम। उसके बाद एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड है जो कि a बाई फोर से शुरू हो रहा है, ये a बाई फोर से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है 5a बाई फोर तक। 5a बाई फोर मतलब यहां तक, क्योंकि ये वाला हिस्सा a है, तो यहां से यहां तक रॉड है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें केवल 1/4 हिस्सा ही इस क्यूब के भीतर है। इसके ऊपर टोटल चार्ज 8 कूलम, तो ये अंदर वाला चार्ज 2 कूलम, क्योंकि ये केवल 1/4 ही रॉड का हिस्सा क्यूब के भीतर आ पाया। ठीक वैसे ही इसका केवल आधा डिस्क ही अंदर आ पा रहा है, तो इस आधे डिस्क पे चार्ज होगा 3 कूलम। इसके अलावा हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस भी हैं। एक -7 कूलम जो a बाई फोर माइनस ए बाई फोर पे है, a बाई फोर, और यहां रहा होगा माइनस ए बाई फोर, ये माइनस ए बाई फोर, मतलब इस जगह पे। मतलब ध्यान दिया जाए तो ये पॉइंट चार्ज ये तो इस क्यूबिकल सरफेस के इनसाइड है। और फिर एक आखिरी पॉइंट चार्ज है +3 कूलम का, और वो है -3a बाई फोर। तो a बाई फोर माइनस ए बाई टू, ये -3a बाई फोर इस जगह पे।
प्लस 3a/4, तो a/4 प्लस 3a/4 कहीं यहां ऊपर होगा, ये वाई एक्सिस है, ये 3a/4, तो इस जगह पे है 3 कूलम। तो ये तो वैसे ही इस क्यूबिकल सरफेस के बाहर है, तो ये फ्लक्स जानना चाह रहा है। तो फ्लक्स इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो सबसे पहले डिस्क को देख लें, आधा ही डिस्क अपने क्लोज सरफेस के भीतर है, इसका मतलब यहां से मिलेगा 3 कूलम। रॉड की बात कर लें तो रॉड का 1/4 हिस्सा ही क्यूब के भीतर है, क्लोज सरफेस के भीतर है, तो यहां से चार्ज मिलेगा 2 कूलम। इस पॉइंट चार्ज की बात कर ले तो ये पूरा का पूरा चार्ज इनसाइड ही मौजूद है क्यूब के, तो ये -7 कूलम। इस पॉइंट चार्ज की बात कर ले तो ये तो ऑलरेडी आउटसाइड है। तो गॉस लॉ में फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए बाहर वाले चार्जेस का कोई रोल नहीं होता, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब -2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो, ये कूलम। तो ये अपना आंसर है। आप देख सकते हैं कि अपना करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है ए, तो आंसर ए। ये आईआईटी 2009 का सवाल था, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ये सवाल बेसिकली फ्लक्स के बेसिक डेफिनेशन पे बनाया गया सवाल है, जहां पे फ्लक्स एक गॉसियन सरफेस के कारण नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। यहां पे x बराबर +-a/2, y बराबर +-a/2, z बराबर +-a/2। ये एक क्लोज सरफेस बनाएगा क्यूब, और हम लोग को बस ये पता करना था कि उस क्यूब के अंदर कितने चार्जेस हैं। एक बार वो चार्जेस लिख के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, तो ये अपना नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस मालूम चल जाएगा। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा होगा, एक बार सवाल में पढ़ लेता हूं। A square surface of side L meter in the plane of paper is placed in a uniform electric field E। ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, लेंथ L, इसका विड्थ भी L, इलेक्ट्रिक फील्ड E बता रखा है। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी बता रखा है कि यहां भी ये एंगल थीटा है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेस एट एन एंगल थीटा है। ये प्लेस नहीं, प्लेन लिखना चाह रहा होगा। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन लिखना चाह रहा है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड। ये हॉरिजॉन्टल साइड से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस। तो बच्चों देखिए, यहां पे ये अपने पास सरफेस है और ये लाइंस जा रहे हैं, लाइंस इस प्लेन के पैरेलल है, जबकि हम जानते हैं कि फ्लक्स होने के लिए लाइंस को, सरफेस को क्रॉस करना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर ये बोर्ड के पैरेलल में लाइट को भेजा जाए तो क्या लाइट इसको क्रॉस कर पाएगा? नहीं क्रॉस करेगा। जबकि फ्लक्स तो तब आता ना जब लाइट या लाइन इसको क्रॉस करता। मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, इस वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग आंसर सीधे लिख देंगे, फ्लक्स बराबर 0 एज नो लाइंस क्रॉसेस द सरफेस। फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करेंगे तो फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया से जितने लाइंस क्रॉस करते हैं, मैथमेटिकली उसी टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देते हैं। क्रॉस करना चाहिए, लेकिन यहां पे सारे के सारे लाइंस पैरेलल निकल जाएंगे, क्रॉस एक भी नहीं करने जा रहा। इस वजह से यहां पे आपका फ्लक्स 0 होगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, केवल बेसिक डेफिनेशन पे ये सवाल बना हुआ है। तो एक बार जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और ये आईआईटी 2015 के एडवांस में पूछा।
सवाल आपके बोर्ड पे आ भी रहा होगा। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज per unit length lambda lies parallel to the y axis in the yz plane at z बराबर इतना if the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD in the xy plane with its center at the origin is इतना। मतलब अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हम लोग को बता रखा है ये लेमडा एल डिवाइडेड बाई एन एप्सिलॉन नॉट, और हमसे जानना चाह रहा है कि आप बताओ कि यहाँ पे एन कितना है। हम देख पा रहे हैं कि अपना रेक्टेंगुलर शीट एक्स वाई प्लेन में है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले रेक्टेंगुलर शीट ही बना लेता हूं एक्स वाई प्लेन में। थोड़ा सा डायग्राम 3D में है, इसे विजुलाइज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप विजुलाइज नहीं करेंगे तो ये सवाल सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अपना सेटेड सा एक सीट है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हम उसको सेट कर दे रहे हैं ताकि क्लियर दिखे कि इसी से फ्लक्स निकालना है। अगर आप एक्स वाई एक्सेस की बात करेंगे, ये आपका वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास जेड एक्सिस है। इसको थोड़ा इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं। यहां पे अपने पास वाई एक्सिस के पैरेलल एक वायर पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट वायर। और अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस दूर ये रेडियल डायरेक्शन में होता है, और इसका मैग्नीट्यूड 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, प्रोवाइडेड इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। अब देखिए, हमसे पूछा कि इस वायर के कारण इस रेक्टेंगुलर सरफेस से आने वाला फ्लक्स कितना होगा, जहां पे इसका लेंथ L दे रखा है, इस साइड का लेंथ L है और इस साइड का लेंथ A। तो ये मेंशन कर रखा है, ये A B C और ये D, चारों कॉर्नर को। तो अब बात है कि हम अप्रोच कैसे करेंगे। कुछ तो करना होगा ना। तो इसकी वजह से कितने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, देखिए ये सीट ऐसा टेढ़ा नहीं है, ये जेड एक्सिस इधर होगा, कागज का पन्ना कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कागज का पन्ना रखा हुआ है, तो यहां से लाइंस निकल के इसको क्रॉस कर रहे होंगे। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, विजुलाइज कर पा रहे होंगे दिमाग में। ये कागज का पन्ना ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जबकि ये आपका लाइन इस बोर्ड पे बना हुआ है, तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहां से लाइंस निकल के इस कागज के पन्ने को क्रॉस कर रहे होंगे, और चूंकि इस कागज के पन्ने को लाइंस क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक फ्लक्स आ रहा होगा। वो फ्लक्स का वैल्यू निकाल के दिया है और इसमें पूछा है कि एन बताइए। ये इंटीजर टाइप का सवाल था आईआईटी एडवांस 2015 का। तो अब देखिए कि अगर ये आपका फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस इधर है, तो यहां से हर वक्त उसके अलग अलग पार्ट की दूरी अलग अलग है, मतलब ये आर का वैल्यू अलग अलग है, इस वजह से अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में पूरे रेक्टेंगुलर सरफेस पे यूनिफॉर्म नहीं, वेरिएबल है। और अगर ये वेरिएबल है तो वैसे केस में फ्लक्स निकालने के लिए तो हम लोग को एक छोटे से एलिमेंटल फैक्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब E डॉट डी, पहले एक एरिया एलिमेंट लेना होगा। अब एरिया एलिमेंट कुछ ऐसा लिया जाए ताकि उस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो एक काम करते हैं, इस वायर के पैरेलल यहां पे एरिया एलिमेंट लेते हैं,
तो इस वायर के पैरेलल यहाँ पे ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। ये देखिए पतला सा, इसको हम ब्लैक कलर से शेड कर रहे हैं। ये एक एरिया एलिमेंट लिए और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, तो इसकी चौड़ाई ये dx होगी। और अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया का मैग्नीट्यूड ये लेंथ l के बराबर है, ये लेंथ l के बराबर है और ये चौड़ाई dx, तो l इंटू dx। ये समझ में आ रहा होगा अभी तक। अब एक काम करेंगे, इस वायर की वजह से, इस शेडेड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इस वायर की वजह से, इस शेडेड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको प्रॉपर लिमिट लेकर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सरफेस ऐसा है, स्ट्रिप यहां पे कुछ ऐसे है, तो ये स्ट्रिप ऐसे मान लीजिए और ये वायर ऐसे मान लीजिए, तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे रेडियली आउटवर्ड आएगा। मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इस स्ट्रिप के पास, इस वायर के कारण, तो थोड़ा सा इसको बनाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूं। तो देखिए इस वायर की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ई लिख दूं और ये डिस्टेंस आर लिखूं, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पे ये एंगल 90 डिग्री बनना है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, आपस में परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये डिस्टेंस हम लोग को बताया है √3a डिवाइडेड बाई 2। अगर इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान लूं, ये लेंथ अपना आर है यहां से लेकर यहां तक, तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। आर को अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना लिख सकते हैं, ये थीटा, तो ये लेंथ आर कॉस थीटा और ये लेंथ आर साइन थीटा। ये लेंथ आर कॉस थीटा। तो अब यहां से आप देख सकते हैं ये आर, ये थीटा हमने एज्यूम करा, तो ये लिख सकते हैं कि आर कॉस थीटा ये √3a/2 के बराबर होगा। बच्चों ध्यान से बोर्ड पे कंसंट्रेट रहना, क्योंकि ये 3D में है पिक्चर। थोड़ा सा भी आपका दिमाग इधर उधर हो गया तो फिर ये आपके समझ से बाहर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। इसलिए कंसंट्रेट रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा। दिस गिव्स अस r इक्वल्स √3a डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, तो ये मिलना है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r। r कहने का मतलब √3a, तो ये √3a नीचे आ गया, डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा ऊपर जाएगा, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 cos थीटा। मतलब इस वायर, इनफाइनाइट लाइन वायर की वजह से अपने शेडेड स्ट्रिप के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। अभी इससे फ्लक्स निकालना है। तो देखो, फ्लक्स निकालने के लिए हम लोगों को एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन। अब सोचिए कि ये स्ट्रिप, ये फ्लैट सरफेस ऐसा है, स्ट्रिप यहां पे बना हुआ है, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर मतलब नेगेटिव जेड में होगा। मतलब यहां पे एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ होगा डी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये फ्लैट सरफेस कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, स्ट्रिप यहां पे ऐसा है, एरिया इसके परपेंडिकुलर, तो या तो प्लस जेड में या फिर माइनस जेड में।
जनरली हम लोग पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर नीचे ले लूं माइनस जेड, तो ये प्लस जेड, ये माइनस जेड। अब सोचिए, अगर ये एंगल थीटा है तो यही लाइन वर्टिकल के साथ यहां भी एंगल थीटा बना रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एलिमेंटल एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं तो फ्लक्स बराबर ये E डॉट डी ए, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल थीटा, मतलब कॉस थीटा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ये है 4k लैम्डा अपॉन √3a कॉस थीटा। अगर छोटा सा एरिया वेक्टर देखूं तो ये है L इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। इस कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर कर रहे हैं तो ये मिलना है 4k लैम्डा L, इस k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू √3a। आप देख लीजिए सारे कांस्टेंट आ गए। हाँ, और ये इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। ये 4 कैंसिल होगा, मतलब ये है लैम्डा L डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट √3a इंटेग्रल कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह का कुछ रिजल्ट है इंटू डी एक्स। अब बच्चे बात है इसके इंटीग्रेशन का। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पे फंक्शन थीटा में है जबकि वेरिएबल एक्स में है। मतलब फंक्शन थीटा वेरिएबल एक्स, तो ये तब तक इंटीग्रेबल नहीं होगा जब तक कि या तो थीटा एक्स में ना कन्वर्ट हो जाए या फिर एक्स थीटा में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये कन्वर्जन के लिए हम लोगों को रिलेशन निकालना होगा थीटा और एक्स में। तो क्या अपने पास थीटा और एक्स में किसी तरह का रिलेशन है? हाँ, ये थीटा और ये एक्स इस ट्रायंगल का हिस्सा है, तो डेफिनेटली इस ट्रायंगल में हम लोग थीटा और एक्स के बीच का रिलेशन ढूंढ सकते हैं। तो आप अगर उस ट्रायंगल की बात करें, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो हम tan थीटा बराबर लिखते हैं बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस, मतलब ये होने जा रहा है x डिवाइडेड बाई √3a डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2x डिवाइडेड बाई √3a। इसका मतलब है x ये √3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू tan थीटा। तो ये x और थीटा के बीच का रिलेशन है। पर अपने को रिक्वायरमेंट है dx को रिप्लेस करने। तो बच्चों dx को रिप्लेस करने के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये dx बराबर कांस्टेंट पार्ट बाहर रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा। इसका मतलब अब अपना इंटीग्रेशन थोड़ा बदल चुका होगा। तो ये फ्लक्स बराबर लैम्डा L डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट √3a इंटू अब कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर dx की बात करूं तो ये है √3a डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां पे ये कॉस स्क्वायर थीटा
और ये सेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेगा। ठीक वैसे ही ये √3a और ये √3a भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेगा। मतलब अपने पास एलिमेंट ये जो टर्म्स बचे रह गए वो यहाँ पे पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 भी नीचे आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन केवल यहाँ पे डी थीटा का रह गया। अब यहाँ पे लिमिट चाहिए होगा, लेकिन ये लिमिट थीटा में चाहिए होगा। मतलब ये थीटा कहां से कहां तक बदल रहा है, तो थीटा को बदलने के लिए थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे जैसे ये थीटा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग सरफेस एज ए बी की तरफ पहुंच रहे हैं, ये थीटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये थीटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये है वो मैक्सिमम थीटा, यहां तक जाना है। और साथ ही साथ अगर पीछे देखा जाए तो इस तरफ वाला सरफेस बनाने के लिए थीटा को पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। मतलब अगर थीटा में वेरिएशन की बात करें तो थीटा यहां से लेकर कुल मिला के यहां तक वेरी कर रहा होगा, इस जगह तक। अब चूंकि ये सरफेस सिमेट्रिकल है तो जो थीटा एंगल इधर बन रहा है एग्जैक्टली वही थीटा एंगल इस तरफ भी बन रहा है, लेकिन ये दोनों का सेंस अपोजिट होगा। तो एक तरफ थीटा निकाल लेते हैं और फिर माइनस से प्लस तक लिमिट लगा देंगे। तो अब बात है कि ये एंगल कितना है। अगर इस एंगल को हम अल्फा कह लेते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने जा रहा है। इधर डायग्राम थोड़ा घिचपिच हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लाइंस इधर बना रखे हैं। वैसे तो हमको ये लाइन बनाना था और ये एंगल निकालना था। ये निकालना बहुत आसान होता। जैसे ये लेंथ मालूम है a/2, ये लेंथ मालूम है √3a/2, तो वैसे केस में ये एंगल अगर अल्फा ले लिया जाए तो tan अल्फा परपेंडिकुलर मतलब a/2 डिवाइडेड बाई बेस √3a/2। कोई दिक्कत नहीं है, जो एंगल ये वाला इस तरफ पॉजिटिव साइड में ये लाइन जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, वही एंगल यहां पे ये लाइन भी जेड एक्सिस के साथ बनाएगा बाई सिमेट्री। तो एक काम कर लेते हैं, ये अल्फा हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ये tan अल्फा ये होता है परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर आपको ये मिलेगा और ये लेंथ चूंकि ये पूरा a है तो ये आधा लेंथ a/2 डिवाइडेड बाई ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल 90 नहीं है, 90 आपका ये एंगल है। सॉरी गलत इंटरप्रेट कर दिए पिछले 1 मिनट से। ये एंगल आपका 90 है, यहां पे ये एंगल 90 है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपको हाइपोटेनस दिख रहा होगा, ये वाला लेंथ ये हाइपोटेनस है। तो अगर ये हाइपोटेनस है तो ये आपको परपेंडिकुलर और ये मिलेगा बेस, तो बेस हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 2। ये a/2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 मतलब अल्फा मिलने को है π/6। तो अब प्रॉब्लम ये है कि π/6 इधर भी और π/6 इधर भी, अगर पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर सरफेस को कवर करना है तो -π/6 से +π/6 तक हम लोग को जाना पड़ेगा, एंगल को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर लिमिट की बात रख दूं तो ये -अल्फा से +अल्फा, अगर इसको सॉल्व कर लूं तो λL डिवाइडेड बाई 2πε0 ये मिलेगा थीटा, और लिमिट रखने के बाद ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये 2 खत्म, जहां पे अल्फा बराबर अब हम लोग जान चुके हैं अल्फा का मैग्नीट्यूड π/6 है, तो ये लेमडा ये 2 खत्म, एल ये पाई भी खत्म डिवाइडेड बाई 6ε0। ये है आपका फ्लक्स। और अगर आप देखना चाहें तो आपको फ्लक्स पहले बता दिया था, λL डिवाइडेड बाई n ε0
मतलब ये हम लोग को दिया था कि ये लेमडा एल डिवाइडेड बाई एन एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें तो देयरफॉर एन बराबर 6। थोड़ा सा इस एंगल को एक बार हम दोबारा भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाई बाय 6 क्यों हो रहा है। आप इस डायग्राम को जल्दी से देख लीजिए। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए हम यहां पे इसको मिटाकर उस एंगल को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट था, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट था, ये जेड एक्सिस, कायदे से वायर यहां पड़ा हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस। हम इस एंगल की बात कर रहे थे, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल क्लियरली 90 डिग्री है। ये लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग जानते हैं कि ये √3a डिवाइडेड बाई 2, ऐसा सवाल में दे रखा है। यहां से यहां तक का लेंथ ये a/2 है। अब देखिए, ये एंगल अल्फा, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो 1/√3 मतलब पाई/6। तो यहां से ये डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। पीछे से उतना क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि ये ट्रायंगल थोड़ा राइट एंगल की तरह नहीं दिखता। ये इसमें थोड़ा आप विजुलाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसमें कुल मिलाकर आपको 3D को इमेजिन करना था। मतलब आपका प्लेन आपके इस वायर के प्लेन से अलग हो जाएगा, बोर्ड के प्लेन से अलग हो जाएगा, फिर सारी चीजें आपके दिमाग में चलेगी। क्योंकि पेपर तो हमारा 2D होता है, 2D पे जब 3D को बनाएंगे तो कभी भी वो परफेक्ट तो नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये पिक्चर बनना होता है कि किस तरीके से चीजें चल रही है। ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, खास करके एडवांस के सवाल जब आते हैं, तो खासकर फ्लक्स में आप देखेंगे या फिर किसी भी टॉपिक में देखेंगे, तो वो आईआईटी अक्सर इन बातों को एडवांस में चेक करता रहता है कि आप कितना बेहतर दिमाग में पिक्चर बना पाते हैं। एक बार पिक्चर बन गया तो ये सवाल बहुत ही आसान है। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और फिर इसका एक अलग अप्रोच भी हम लोग देखेंगे कि इसको थोड़ा अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों, इसी सवाल को करने का हम लोग एक दूसरा अप्रोच देखते हैं। ये आपको ज्यादा आसान लगेगा और ज्यादा फ्रेंडली लगेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और अपना जो इनफाइनाइट लाइन वायर है ना, उसको इसके एक्सिस पे रख देते हैं। ये हमारे वो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है। ये वो सरफेस है ए बी सी डी। ये लेंथ सवाल में एल लिख रखा है, और ये लेंथ भी सवाल में आई गेस ए बी बराबर एल था, और ये ए था। मतलब हम लोगों ने क्या किया है कि उस वायर को एक सिलेंडर का एक्सिस बना दिए हैं, ये इनफाइनाइट वायर को सिलेंडर का एक्सिस बना दिए हैं, और एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट किए हैं जो कि इसके चारों सरफेस से क्रॉस हो रहा है।
क्योंकि चूंकि ये आइडेंटिकल रखा हुआ है, जितना राइट साइड उतना ही लेफ्ट साइड, इसका मतलब है कि ये चारों पॉइंट इस सिलेंडर के सरफेस पे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको 90 से रोटेट कर लीजिए, तो जब 90 से हम रोटेट कर लेंगे तो ये सिलेंडर चुपचाप हमको एक सर्कल की तरह दिखेगा। ये वायर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका होगा यहां पे, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब ये कन्वर्ट करते ही हम देख पा रहे होंगे कि ये बी और सी सामने आ चुका होगा, कुछ ऐसा। ये वाला सरफेस सामने निकल के आ जाएगा, ये बी और ये सी। और जब ये रोटेट हो रहा होगा तो ए पॉइंट जस्ट बी पॉइंट के नीचे जाकर छुप गया होगा, मतलब यहीं पे पॉइंट ए है। और ठीक वैसे ही ये डी पॉइंट भी सी के जस्ट पीछे जाकर छुप गया होगा, मतलब ये डी पॉइंट भी सी पॉइंट के जस्ट नीचे है, मतलब ये आपका वो सरफेस है और ये आपका वो वायर है। तो अब बात यह है कि अगर इसको एक क्लोज सरफेस मान लिया जाए तो यहां से टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सी वाई लिख रहे हैं, ये हो जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब टोटल चार्ज इनक्लोज, तो यहां से लेकर यहां तक इतना ही रॉड तो इस सिलेंडर के भीतर इनक्लोज है, और ये लेंथ एल है, तो यहां पे इनक्लोज्ड चार्ज ये लेमडा इंटू एल, यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज, तो एल लेंथ पे लेमडा इंटू एल, मतलब लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इतने लाइंस निकल रहे होंगे, इतना फ्लक्स इस सिलिंड्रिकल सरफेस से निकल रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से रेडियल होते हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे जो लाइंस हैं वो कर्व सरफेस से ही निकल रहा है, इस फ्लैट सरफेस से कोई लाइंस नहीं निकल रहा। तो हमसे पूछा है कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस से कितना लाइंस निकल रहा है, तो इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर सरफेस से उतने ही लाइंस निकल रहे होंगे जितना ये इसके नीचे जो कर्व सरफेस है उससे जितने लाइंस निकल रहे होंगे, मतलब इस वाले कर्व सरफेस से, इस वाले कर्व सरफेस। और अगर इसी को परपेंडिकुलर केस में देखा जाए तो इसका मतलब है यहां से सारे लाइंस निकल रहे होंगे हर तरफ, ये कर्व सरफेस से हर तरफ लाइंस निकल रहे होंगे, ये हर एक डायरेक्शन में लाइंस जा रहे होंगे। हमसे पूछा है ये रेक्टेंगुलर सरफेस से कितने फ्लक्स हैं, ये तो यहां से एग्जैक्टली उतने ही लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे जितना इस सरफेस से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी सी डी बराबर फ्लक्स थ्रू शेडेड, ये शेडेड इसकी बात कर रहे हैं, शेडेड पार्ट ऑफ सिलेंडर। मतलब इस रेक्टेंगुलर सरफेस से उतने ही लाइंस निकल रहे होंगे जितना इस शेडेड हिस्से से लाइंस निकल रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि पहले हम लोग ये एंगल निकालते हैं कि ये एंगल है कितना, ये एंगल कितना है, क्योंकि जो भी लाइंस यहां से निकल रहे हैं वो 360 डिग्री में फैल रहे होंगे 2 पाई में, पर अपने को केवल इतने हिस्से से लाइंस चाहिए, तो ये एंगल ढूंढना पड़ेगा। ये हिस्सा अगर बात कर लूं तो सवाल में मेंशन कर रखा है कि ये लेंथ √3a डिवाइडेड बाय 2 है, और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ a है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का लेंथ a/2 है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह दूं, अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह दूं तो हमारे पास tan अल्फा ये a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3a डिवाइडेड बाय 2 परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 1/√3
तो दिस गिव्स अस अल्फा बराबर π/6 या 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये दूसरे तरफ भी ये एंगल अल्फा ही होगा। मतलब ये क्रॉस सेक्शन जो सेट किया गया है वो टोटल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कुल मिला के ये निकालना है कि इस लाइंस से 60 डिग्री एंगल में कितने लाइंस, मतलब इस यहां से निकलने वाले लाइंस का कितना हिस्सा इस 60 डिग्री एंगल में जा रहा होगा। तो अब बात यह है कि इतने लाइंस तो 360 में फैला हुआ है, ये लाइंस जो भी निकल रहा होगा वो तो पूरे 360 डिग्री में फैला होगा। तो 60 डिग्री में कितने लाइंस होंगे? तो इसका मतलब है फ्लक्स थ्रू, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 360 डिग्री में लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस है, इसीलिए यूनिट डिग्री में लेमडा एल डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू एप्सिलॉन नॉट लाइंस, इसीलिए 60 डिग्री में 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस। कहने का मतलब ये तो कट गया लेमडा एल डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट लाइंस, और ये 60 डिग्री के जो लाइंस है यही तो अपना रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD से फ्लक्स है। इसका सीधा मतलब है फ्लक्स थ्रू सरफेस ABCD ये लेमडा एल डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होना है। और हमसे यही पूछ रहा था, इस चीज को ये n बोल रहा था, तो देयरफॉर n बराबर 6। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन अप्रोच है, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल सिलेंडर के, ये रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स सिलेंडर के सरफेस पे मिलेंगे और इस वायर को एक्सिस बनाकर सिलेंडर खींचना पड़ेगा। तो अगर इतनी बातें आप सोच लेते हैं तो ये तरीका बहुत आसान हो जाता है, इसमें कोई मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल का नहीं। तो बच्चों आज का पूरा लेक्चर गॉस लॉ का एप्लीकेशन था। हम लोग हर तरह के सवाल देखे, नीट का सवाल, मेन का सवाल, एडवांस का सवाल, और किसी भी सवाल में अगर हम देखें तो बेसिक डेफिनेशन वही है, फ्लक्स निकालने का तरीका वही होता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। अगर चीजें कांस्टेंट है तब तो सीधे ई डॉट ए पे चले जाइए, और अगर एक भी चीज वेरिएबल हो गया तो पहले आप एक एलिमेंट लीजिए, उसके बेसिस पे आप उस एलिमेंट से छोटा सा फ्लक्स निकालिए और फिर उसको प्रॉपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालिए। तो कहानी बस इतनी ही है। बाकी आपका एप्लीकेशन में आप कितने सवाल कर पाएंगे और कितने नहीं कर पाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और आपका दिमाग कितना खुला हुआ है। आप अपने दिमाग पे जितना स्ट्रेस डालेंगे, दिमाग को जितने तरह तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालेंगे, आपके सोचने की एबिलिटी उतना ज्यादा डेवलप होगा और आप एक अननोन से सवाल में फिर चीजों को बहुत इजीली अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बार 3D के सवाल मिल जाएंगे, लेकिन आपका पेपर 2D है तो वहां पे आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत होगा, तो आप वैसे केस में उसको विजुलाइज करने के लिए कभी एक्सिस को रोटेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो भी आपको सही लगता है आप वो काम कीजिए। लेकिन ये चीजें आप तब कर पाएंगे जब आपका इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन थोड़ा क्लियर हो। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस लेक्चर को करने के बाद आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किसी भी असाइनमेंट या बुक से सवाल करने बैठिए और आप लाइन से सारे सवाल करते जाइए और एफर्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपसे सवाल नहीं होगा। मेरे कितने भी सवाल कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में आपको बैठना है, सवाल आपसे होना चाहिए, सही वक्त पे सही कॉन्सेप्ट सही जगह लगाना ये आपको आना चाहिए, और ये चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार एफर्ट डालिए, 3 बार डालिए, 10 बार डालिए, 20 बार डालिए, आप एफर्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना एफर्ट जितना स्ट्रगल एक सवाल पे लगाएंगे आप उतना ही ज्यादा सीख रहे होंगे। तो कभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जब आप एक सवाल पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा
और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो लोग अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं वो अपना जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू कर दें। नोट्स बनाते रहिए, जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बैकलॉग में कुछ नहीं जाएगा और आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।